समाजवाद की पाठशाला से राजनीति की पहली कक्षा की पढ़ाई करने वाले सौरभ नाटी शर्मा। नाटी शर्मा इस शहर के एक समाजवाद के बड़े स्तंभ थे। बच्चन नायक और भी बहुत सारे नेता समाजवाद की जो मुख्य धारा से जुड़े थे, वे संस्कार धानी में अपने तरह के एक नेता थे और उन्हीं के बीच में सौरभ का बचपन बीता। आज नगर कांग्रेस अध्यक्ष हैं और बहुत सारे आंदोलनों का हिस्सा भी हैं। नो न्यूज ओनली व्यूज। आज हम सौरभ नाटी शर्मा का स्वागत करते हैं। और सौरभ जी, राजनीतिक स्थितियों में आप कहां देखते हैं जबलपुर को और मध्य प्रदेश? अब तो नगर कांग्रेस अध्यक्ष हैं, इसके साथ ही बाकी संगठनों से भी जुड़े हुए हैं। क्या लगता है कि जबलपुर संस्कार धानी में क्या स्थितियां हैं सामने? देखिए, सबसे पहले तो मैं नो न्यूज़ ओनली व्यूज़ को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने अपने प्लेटफॉर्म पे मेरे को आमंत्रित करा, मेरे को अपनी बातें रखने का मौका दिया, इसलिए आपको दिल से मैं धन्यवाद देता हूं। आज जो वर्तमान में जबलपुर की स्थितियां हैं, मैं देखता हूं कि कई दशकों से जबलपुर का जो नेतृत्व बड़ा अक्षम नेतृत्व है। हमने ऐसे अनेकों आंदोलन, अनेकों धरतियों पर देखे कि जब आपके क्षेत्र की बात होती है तो वहां की लीडरशिप, फिर चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष के नेता हो, वो उसके लिए जद्दोजहद करने, लड़ने सड़कों पर उतर जाते हैं। लेकिन ये कुछ दशकों से यहाँ पर उसकी शून्यता रही है, ये हमने देखा है। अभी हाल ही में आपने देखा कि जो यहाँ पर फ्लाइट डिसकंटिन्यू हो गई थी, उसके लिए कोई भी सत्ताधारी दल के नेता सामने नहीं आए। आप चाहे हमारे हाईकोर्ट के विखंडन की बात हो, चाहे ITI बात हो, चाहे यहाँ पर इंडस्ट्रीज लाने की बात हो, कोई भी ऐसी जब क्षेत्र हित की बात होती है जिससे हमारा युवा यहाँ से पलायन कर रहा है, तो यहाँ की जो लीडरशिप है वो बड़ी अक्षम साबित हो रही है। जब हम लोग छोटे थे तब हम लोगों ने एक लीडरशिप यहाँ पर सुना करते थे, क्योंकि उस समय की जो आयु थी, इतना उस उम्र का बच्चा समझता नहीं, लेकिन उस समय जब मूवमेंट होते थे तो क्षेत्र के लिए शरद यादव जी जब इस लोकसभा का प्रतिनिधित्व करते थे, तो जब जबलपुर की बात आती थी तो वो सब चीजों को किनारे करके सिर्फ जबलपुर की बात करते थे और अपने दल के लोगों से भी लड़ भिड़ जाते थे कि ये मेरे क्षेत्र की बात है। मैं समझता हूँ ये अमूमन सभी राजनेता के मन में अपने क्षेत्र के प्रति, अपनी जन्मस्थली के प्रति ये एक भाव रहना चाहिए, जिसका अभाव अभी वर्तमान समय में देखा। सौरभ, एक चीज आती है जो जिसके बारे में लगातार लोकसभा चुनाव के समय भी ये बात आई थी और शायद मैंने कुछ प्लेटफॉर्म पे ये बात कही भी थी कि दलगत निष्ठाओं में बंधे नेता दिल्ली या भोपाल में जबलपुर की बात कहने से पीछे होते हैं। और ये जबलपुर का दुर्भाग्य भी माना जा सकता है कि दिल्ली में आज 30 साल देखने कि हम जबलपुर से चुन के जिनको भेजते हैं, वे जबलपुर के मुद्दे पे, जबलपुर के युवाओं के मुद्दे पे, जबलपुर के रोजगार के मुद्दे पे कहीं ना कहीं अपनी बात कहने से पीछे हो जाते हैं। और यही वजह है कि जबलपुर पिछड़ रहा है। जबलपुर आगे बढ़ना चाहता है लेकिन आवाज नहीं गूंजती है। क्या लगता है आपको? देखिए, इसके उदाहरण तो समय समय पे मिलते रहे हैं। जब से मैंने अपनी स्कूलिंग खत्म करी, अपनी कॉलेज लाइफ खत्म करी और आज अभी 44 साल का मैं हो रहा हूँ, इस दौर में 22-24 साल के दौर में मैंने देखा है कि जबलपुर की जो स्ट्रेंथ, जो ऊर्जा जो अपने क्षेत्र के विकास में लगनी चाहिए, वो जबलपुर से पलायन करती जा रही है। आप जबलपुर में देखें, 100 में से 90 परिवार के बच्चे ऐसे हैं, अधिकतम इस शहर में वे 12th तक पढ़ना चाहते हैं। उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वे या तो नागपुर जाते हैं या बेंगलोर जाते हैं या पुणे जाते हैं, वहीं पर अपनी जिंदगी जीवन शुरू करते हैं पढ़ाई के तौर पे। और जिस तरीके की अपॉर्चुनिटीज, जिस तरीके का वातावरण उनको उस शहर में मिलता है, फिर वे अपनी जन्मस्थली से उसकी तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं और यहां से अपना नाता तोड़ते हुए उस शहर में बस जाते हैं। फिर उनकी शादी होती है, उनकी दूसरी जनरेशन भी वहां प्रारंभ होती है। उस व्यक्ति की ऊर्जा जो इस क्षेत्र में लगनी थी, वो यहां से पृथक होकर दूसरे राज्य में या दूसरे शहर में लगने लगती है। अब इसका कारण क्या? इसका कारण यह है कि जबलपुर में हमारे पास ना ही अच्छी शैक्षणिक व्यवस्थाएं हैं, ना यहाँ पर उद्योगों की कोई स्थिति है। यहाँ रहने का ऐसा कोई कारण नहीं बचता है नौजवानों को, छात्रों को, कि हम यहाँ पर रह के अपना जीवन यापन कर सके, हमारा करियर बना सके। ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी उनको यहाँ पर नहीं दिखती है। अब इसको कैसे रोका जाए? निसंदेह कोई भी क्षेत्र का अगर विकास होता है तो वहाँ की लीडरशिप से होता है, वहाँ के लोगों से होता है। जैसा आप देखें, अगर जब हमारा छत्तीसगढ़ यहाँ से, मध्य प्रदेश से पृथक हुआ, आप रायपुर को देख लें, आप
मध्य प्रदेश के जिलों को देख लीजिए, तो साफ तौर पे यहाँ की जो लीडरशिप कमजोर होती गई, उस कारण से यहाँ का जो नौजवान है, यहाँ का जो बच्चा है, वो इस क्षेत्र को छोड़ता जाता रहा। मैं बार बार पुनः कह रहा हूँ कि जो भी राजनेता हैं, जो भी जवाबदार लोग, समय समय पे हमको भी 1.5 साल का मौका मिला इस प्रदेश में सरकार चलाने का। माननीय कमलनाथ जी ने जिस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए उनकी मंशा थी, वो सबने देखा। और अगर हमारी वो सरकार कंटिन्यू चलती रहती तो मैं समझता हूँ जबलपुर में भी बहुत बड़े बड़े उद्योग लगते और जबलपुर की जो स्ट्रेंथ है, जबलपुर की जो ऊर्जा है, वो जबलपुर में ठहर जाती। तो यही कारण है जिस कारण से हमारा जबलपुर पिछड़ता जा रहा है, कमजोर होता जा रहा है। लेकिन एक और चीज आती है, कांग्रेस में लगातार जिस तरीके की स्थितियां, आज आप कांग्रेस का वो कर रहे हैं, नगर कांग्रेस अध्यक्ष भी हैं, क्या वजह है कि लोग कांग्रेस छोड़ के भाजपा में चले गए और कांग्रेस कमजोर हो रही? देखिए, अभी का जो दौर है, आप पुराना दौर तो भूल जाएं, अभी जो अवसरवादिता का जो दौर चल रहा है, उस अवसरवादिता के दौर के चलते ये सब चीजें होती हैं। और बार बार बोल रहा हूं मैं, ये नहीं कि मैं कांग्रेस पार्टी का, कई लोग हमारे दल में भी ऐसे हो सकते हैं, उनके दल में भी हो सकते हैं, लेकिन जो जिस तरीके का ट्रेंड, जिस तरीके का दौर चलने लगा है राजनीति में, मैं उसी पे बात कर रहा हूं। पहले जो राजनीति करने वाले लोग होते थे वो विकास की बात करते, लोगों के मूलभूत सुविधाओं को डिलीवर करने की बात करते थे। अभी जो राजनीति होती है वो सत्ता पकड़ने की राजनीति होती है। उसका एक उदाहरण हमने जबलपुर में भी देखा कि इतनी जद्दोजहद के बाद हमारे कांग्रेस के महापौर निर्वाचित होते हैं और उसके बाद वो एकाएक रातों रात बिना कारण से चले जाते हैं। तो जिस तरीके का दौर चल पड़ा है नेताओं के मन में कि हमको राजनीति में आना है तो इस उद्देश्य के लिए आना है। पहले जो राजनेता हुआ करते थे वो जन समस्याओं के लिए लड़ने के लिए, जन हितों को डिलीवर करने के लिए वे राजनीति में आते थे। आपने ऐसे बहुत से नेता देखे हैं जिनका अभी जो आगे की पीढ़ियां हैं उनके घर में व्यवस्थाएं तक नहीं है, लेकिन उनने अपने राजनीतिक काल में कईयों की स्थितियां बना दी, कईयों की नौकरियां बना दी। आज उनका नाम लेवा नहीं है और उनका संपूर्ण राजनीतिक आप जीवन देख ले तो मुफलिसी में गुजरा हुआ है। तो जिस तरीके का जो दौर चल पड़ा है, ये दौर का कारण है जो ये स्थितियां हैं। तो दोस्तों, राजनीतिक दौर जिस तरीके का चल पड़ा है उसके कारण नेताओं की निष्ठाओं पर भी सवाल खड़े हो गए। बहरहाल बात करते हैं हम जबलपुर की। सौरभ नाटी शर्मा से हम जानना चाहेंगे कि अभी जो आंदोलनात्मक स्थितियां सामने आ रही हैं, खासकर स्मार्ट मीटर को लेके एक बड़ी चीज आ रही है, लोगों में काफी आक्रोश है, तो कांग्रेस आने वाले समय में कुछ इस तरीके का कोई आंदोलन खड़ा करने जा रही है क्या? देखिए, आज से 2 साल पहले जब केंद्र सरकार ने आम जनता को लूटने के लिए स्मार्ट मीटर की व्यवस्था चालू करी थी, उस दिन से मैं इस बात को कह रहा हूं कि ये स्मार्ट मीटर आम जनता को लूटने का एक व्यवस्थित और सरकारी तरीका सरकार ने खोजा है। 922 करोड़ रुपए का ठेका होता है और बिजली कंपनी लोगों के घरों में स्मार्ट मीटर लगाएगी और बिजली कंपनी का यह कहना है कि ये 7,000 रुपए का मीटर है, हम आपको मुफ्त में दे रहे हैं। ये वही बिजली कंपनी है, जब आप अगर कनेक्शन लेने जाओ तो आपको 1 फुट की सर्विस लाइन भी फ्री में नहीं देती, वो भी आप ही को खरीदने पड़ता है, मीटर का पैसा भी देना पड़ता है, मीटर का रेंट भी देना पड़ता है। अब सोचने वाली बात यह है कि आपको मीटर को स्मार्ट क्यों करना है? आपके पास मैन पावर नहीं है, आपके पास जितनी भी एफओसी कार्यालय है, 20,000 30,000 बिजली कंज्यूमर में मात्र 2 जन और 1 गाड़ियां हैं, तो क्या ये 922 करोड़ रुपए उस मैन पावर को रिक्रूटमेंट करने में नहीं हो सकता था? क्या मेंटेनेंस को दुरुस्त करने में नहीं हो सकता? कहीं ना कहीं इसमें साफ तौर पे देखिए, मैंने तो आरोप नहीं, मैं तो प्रमाण सहित दस्तावेज कई बार आप सबके सामने प्रस्तुत करे हैं। जब से ये स्मार्ट मीटर का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, उसमें साफ तौर पे लिखा है कि जिस कंपनी को ठेका दिया गया है उसमें कंपनी को 5% चेक मीटर लगाने। चेक मीटर मतलब 100 अगर मीटर लगे हैं उसमें 5% जो पुराना मीटर है उससे कनेक्ट करके स्मार्ट मीटर लगाना है, ताकि कंज्यूमर के मन में पारदर्शिता बनी रहे कि स्मार्ट मीटर में मान लीजिए 100-150 यूनिट गणना आ रही है तो उसके पुराने मीटर में भी 100-150 गणना आ रही है। आज बिजली कंपनी ने जबलपुर में 80,000 मीटर लगा दिए हैं और 5 चेक मीटर भी नहीं लगाए। 5% तो आप छोड़िए, जो कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, मोंटी कार्लो को ये कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, उस कॉन्ट्रैक्ट में साफ शर्त लिखी है उनके एलओए में कि मोंटी कार्लो ये ठेका किसी को सब कॉन्ट्रैक्ट मतलब पेटी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं दे सकती। मोंटी कार्लो ने ऐसे दर्जनों कंपनियों को ये पेटी कॉन्ट्रैक्ट में दे दिया जिनके पास कोई गुणवत्ता भी नहीं है। और वो जो कंपनी है वो कोई आम व्यापारियों की या बिजली के काम करने वाले लोगों की नहीं है, वे बिजली विभाग के अधिकारियों के रिश्तेदारों की है। घनश्याम दुबे जो इस प्रोजेक्ट के सिग्नेटरी हैं, जो जिनके साइन से मोंटी कार्लो के बिलों का भुगतान होता है,
उनके रिश्तेदार की कंपनी को, आर्यन कंस्ट्रक्शन को, मोंटी कार्लो ने पेटी कॉन्ट्रैक्ट में दे दिया। ये तमाम चीजें साफ तौर पे हम लोगों ने खोले उस पे दी है, और बल्कि मैंने अभी पिछले हफ्ते चेतावनी भी दी है, गलत जो उनके, उसको चुनौती दी है मैंने कि आप मेरे को अपनी सीट पे 15 मिनट को बिठा दें। अगर इस 15 मिनट में अगर आपके पूरे रीजन के अगर बिल में मैनिपुलेट नहीं कर देता हूं तो आप आज दिन से मेरा आंदोलन खत्म। और 15 मिनट के अंदर अगर मैंने वो बिलों को मैनिपुलेट करके दिखा दिया तो आप स्वीकार लीजिए कि आप जो जबलपुर के लोगों पर स्मार्ट मीटर थोप रहे हैं, उनको लूटने के लिए थोप रहे हैं, और अपने कार्यालयों से उनकी आप बिलों की पंचिंग करेंगे। जो बिजली विभाग के अधिकारियों के घर होंगे, उनके रिश्तेदारों के घर होंगे, उनका जो कंजम्पशन ज्यादा रहेगा, पड़ोस के घर का कम रहेगा, तो उनका कंजम्पशन पड़ोस के घर में डाल दिया जाएगा। पड़ोस के घर का जो बेचारा बजटिंग करके बिजली जला रहा है, उसका जो कम कंजम्पशन है वो आप अपने अपने रिश्तेदारों के घरों पे डाल देंगे। ये साफ तौर पे हम लोगों ने आरोप नहीं लगाए, ये प्रमाण सहित हम लोगों ने दिया है। और इसी का आप देख रहे हैं, कोई भी मूवमेंट जब खड़ा होता है, अंजलि मिश्रा जी मैं आपको बताता हूं, कोई भी मूवमेंट अगर खड़ा होता है तो उसको नेता नहीं खड़ा करता, नेता तो उसका नेतृत्व करता है, मूवमेंट तो पब्लिक खड़ा करती है। जब भी कभी हम लोग घेराव करने जाते हैं, क्या लग रहा है कि जनता इस बारे आपकी बात को सहमत होकर? निसंदेह प्रतिदिन कोई ना कोई बिजली कार्यालय का हम लोग घेराव कर रहे हैं, और उसमें आम जनता 90% रहती है, 10% हमारा कार्यकर्ता रहता है। और इस शहर की जनता को अगर तकलीफ नहीं होगी तो शहर की जनता क्यों उमड़ेगी? इसको लेके एक बहुत बड़े आंदोलन की तैयारी मैं करने जा रहा हूं। आपके माध्यम से इस शहर को भी बताना चाहता हूं कि बहुत ही जल्दी हम लोग एक सर्वदलीय सर्व संगठन महासम्मेलन हम लोग आहूत कर रहे हैं, जिसमें बड़े पैमाने पे जबलपुर शहर में जन जागरण हम लोग चलाएंगे, और बहुत ही जल्दी इस मुद्दे को लेके अनिश्चितकालीन जबलपुर बंद का भी हम लोग आह्वान करने जा रहे हैं। और आप देखेंगे जिस तरीके से स्थितियां बन रही है, कल ही एक जगह से खबर आई कि 2 स्मार्ट मीटर में आग लग गई, क्योंकि ये डिफेक्टिव स्मार्ट मीटर है। अभी पिछले हफ्ते आपने देखा सुपरमार्केट, कॉफी हाउस के वहां 12 स्मार्ट मीटर लाइन से जले। ये बहुत बड़ी दुर्घटना को आमंत्रण है। नो न्यूज ओनली व्यूज। हम इसी तरह की चर्चाएं, इसी तरह की बात आप तक पहुंचाएंगे और बताएंगे कि जो सुविधाएं आपको दी जा रही हैं उनके पीछे क्या षड्यंत्र हो रहा है। जैसे कि सौरभ भाई ने एक आरोप लगाया है कि बिजली कंपनी के अधिकारी के रिश्तेदार अपनी खुद की कंपनी चला रहे हैं और उनको ये कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं। ये एक बड़ी चीज है और इसकी सच्चाई जानना जरूरी है। सरकार भी इस बारे में पता करे और ऐसे दोषी लोगों को सजा मिले। ये हमारा अभियान है, ये हमारी बात है और यही हमारा लक्ष्य है कि हम चाहते हैं कि भ्रष्ट तंत्र से मुक्त हो ये देश, ये प्रदेश और जबलपुर। धन्यवाद।